बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस एंड ह्यूमंस। आज के इस लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस एंड ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इंसानों में होम्योस्टेसिस में तीन मेन आर्गन्स इन्वॉल्व होती है। इनमें पहला आर्गन है स्किन, दूसरा है लंग्स और तीसरा है किडनीज। स्टूडेंट्स, एंड ह्यूमंस, द मेन आर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस आर स्किन, लंग्स एंड किडनीज। इंसानों में होम्योस्टेसिस में जो मेन आर्गन, जो बड़े आर्गन्स इन्वॉल्व होती है, इनमें पहला आर्गन है स्किन, दूसरा है लंग्स और तीसरा है किडनीज। अब स्टूडेंट्स, इस आर्गन को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि स्किन ये इंसान को होम्योस्टेसिस में किस तरह हेल्प देता है, लंग्स ये इंसान को होम्योस्टेसिस में किस तरह हेल्प देता है, और किडनी ये इंसान को होम्योस्टेसिस में किस तरह हेल्प देता है। अब स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास पहला आर्गन है लंग्स। लंग्स इज़ अ होम्योस्टेटिक आर्गन। लंग जो है ना, ये एक होम्योस्टेटिक आर्गन है। अब लंग जो है ना, ये एक होम्योस्टेटिक आर्गन किस तरह है, इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पायरेशंस के दौरान, स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होती है, इन तमाम में जो है ना स्टूडेंट्स सेलुलर रेस्पायरेशंस होता है। स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पायरेशंस के दौरान ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल होता है, ये जो फार्मूला है 6H12O6, ये ग्लूकोज मालिक्यूल का फार्मूला है। सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान इस ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, और इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है। इनसे जो है ना 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, 6H2O मालिक्यूल इनसे बनते हैं, और इस दौरान इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी भी रिलीज हो जाता है। सेलुलर रेस्पायरेशंस के दौरान इस ग्लूकोज मालिक्यूल की इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाती है। इनसे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी ये रिलीज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बॉडी के लिए क्या होता है, ये बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स या वो चीज़ें जिनका बॉडी में ज़रूरत नहीं होता, जिनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स बॉडी का ज़रूरत नहीं होता, ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसी चीज़ों को जो है ना स्टूडेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये एक एसिडिक गैस है। ये कौन सा गैस है? ये जो है ना एक एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस मतलब ये एसिडिक इन नेचर होता है। स्टूडेंट, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जो है ना, जब ब्लड में, कहाँ पर? ब्लड में और बॉडी टिश्यू में, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये इस ब्लड में और बॉडी टिश्यू में जो है ना अकुमुलेट्स हो जाता है, जमा हो जाता है, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्लड में और बॉडी टिश्यू में एसिडिटी पैदा करता है। इनमें क्या पैदा करता है? इनमें एसिडिटी पैदा करता है, मतलब ये जो है ना इनको एसिडिक बनाता है। अब स्टूडेंट्स, ब्लड जो है ना, ये अपने आप को और बॉडी टिश्यू को इस एसिडिटी से बचाने के लिए ब्लड जो है ना इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सेल से ले लेता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल के अंदर जब सेलुलर रेस्पायरेशन होता है तब बनता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना एक सेल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है। जब इस सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड इस सेल से ले लेता है। ब्लड जो है ना इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस सेल से ले लेता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट्स? इनको जो है ना लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ना लंग्स है। अब स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं, इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स इनहेलेशंस के दौरान जब हम जिस ईयर को इनहेल करते हैं, ये जो इनहेल ईयर है स्टूडेंट्स, ये जो है ना ईयर पैसेज वे के ज़रिए, किस चीज़ के ज़रिए? ईयर पैसेज वे के ज़रिए हमारे लंग्स में आ जाता है, हमारे लंग्स में एंटर हो जाता है,
और फिर लंग्स में जो है ना स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स ये ईयर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स ये वाला ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना अल्विलाई है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्विलाई है। अब इस अल्विलाई से जो है ना स्टूडेंट्स हमने एक अल्वेलस को उठाया है यहाँ से, और उनका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ा करके ड्रा किया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो गोल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये गोल स्ट्रक्चर ये जो है ना ये क्या है, ये हमारे पास अल्वेलस है। स्टूडेंट्स अल्वेलाई ये प्लूरल है और अल्वेलस ये एक सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स जब हम सांस लेते हैं तो इस दौरान जिस ईयर को हम इनहेल करते हैं, ये ईयर जो है ना ये ईयर पैसेजवे के ज़रिए लंग्स में आ जाता है, और फिर लंग्स में जो है ना ये ईयर इस अल्वेलस के अंदर आ जाता है। अब स्टूडेंट जब ये इनहेल ईयर ये इस अल्वेलस के अंदर आ जाता है, सो इस ईयर में जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा होता है। इनमें किस चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशंस कम होता है। अब स्टूडेंट जब ये ब्लड जो है ना ये लंग्स में आ जाता है, सो इस लंग्स में जो है ना जब ये ब्लड वेसल ये एंटर हो जाते हैं, तो ये जो है ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं, और इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट ब्लड की पिलरीज कहते हैं। ये ब्लड की पिलरी जो है ना स्टूडेंट्स ये इस अल्वेलस के इर्द गिर्द होते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है स्टूडेंट्स, ये अल्वेलस के इर्द गिर्द ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लड की पिलरी है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना ब्लड की पिलरीज है। लेकिन इस ब्लड की पिलरीज में जो है ना ब्लड मौजूद होता है, इनमें क्या चीज़ मौजूद होता है, ब्लड मौजूद होता है। और इस ब्लड की पिलरीज में जो ब्लड मौजूद होता है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का कंसंट्रेशंस कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशंस, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशंस ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये इस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस की तरफ आ जाता है। मतलब इस अल्वेलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है, और इस अल्वेलस का जो वाल होता है और इस ब्लड की पिलरीज के जो वाल होते हैं, ये जो है ना इंतहाई थिन होते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे जो है ना आसानी के साथ पास हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ब्लड में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये इस ब्लड से इस अल्वेलस के अंदर जो ईयर होता है इनमें डिफ्यूज़ हो जाता है, और इस अल्वेलस के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर ब्लड के साथ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये ऑक्सीजन भी रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है। मतलब ये ऑक्सीजन गैस जो है ना ये इस अल्वेलस से ब्लड की पिलरीज में जो ब्लड होता है इनमें जो है ना डिफ्यूज़ हो जाता है। आप स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस अल्वेलस के अंदर आ जाता है, तो फिर यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और जब हम जो है ना ईयर्स को बाहर निकालते हैं, तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अपने बॉडी से एक्सहेल करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। और इसी तरीके से हमारे बॉडी से जो है ना स्टूडेंट जो एसिडिक गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे बॉडी से जो है ना स्टूडेंट्स रिमूव हो जाता है, और हमारा बॉडी जो है ना स्टूडेंट्स ये एसिडिटी से बच जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा आर्गन है स्किन। सो स्किन इज़ अ होम्योस्टेटिक आर्गन। स्किन जो है ना ये भी एक होम्योस्टेटिक आर्गन है। अब स्टूडेंट्स स्किन जो है ना ये कौन सा होम्योस्टेटिक आर्गन है, और ये जो है ना इंसान को किस तरह होम्योस्टेसिस में हेल्प देता है, मदद देता है। सो स्टूडेंट्स आर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, स्किन जो है ना ये थर्मोरेगुलेशंस का एक आर्गन है। अब थर्मोरेगुलेशंस का क्या मतलब है, व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशंस? तो स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख सके, बरकरार रख सके। सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स थर्मोरेगुलेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख सके, बरकरार रख सके, सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट थर्मोरेगुलेशंस कहते हैं। और स्किन जो है ना ये इंसान
इंसान का जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर होता है, इस इंटरनल टेम्परेचर को बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में मदद देता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या जो है ना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और स्किन जो है ना हमारी बॉडी के इस नॉर्मल टेम्परेचर को जो है ना स्टूडेंट्स नॉर्मल रेंज में बरकरार रखता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना दो कंडीशन होती है, एक जो है ना कोल्ड कंडीशंस के और दूसरा जो है ना वार्म कंडीशंस के। इस कोल्ड कंडीशंस और वार्म कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले जो है ना स्टूडेंट्स हम स्किन की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हम स्किन का जो है ना स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए स्किन का स्ट्रक्चर जो है ना ये डिस्क्राइब किया है, ये जो है ना ड्रा किया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स स्किन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्किन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स स्किन के इस स्ट्रक्चर में जो है ना ये जो अपर लेयर होता है, ये वाला जो अपर लेयर है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स एपिडर्मस कहते हैं। हमारे स्किन का स्टूडेंट्स ये जो अपर लेयर है इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स एपिडर्मस कहते हैं। और इस एपिडर्मस से नीचे स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स इनको जो है ना स्टूडेंट्स डर्मस कहते हैं। और इस डर्मस से नीचे जो है ना ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इनका दूसरा नाम है फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू। सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू कहते हैं। और इस एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इस एडिपोज टिश्यू का काम ये होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो हीट होता है, इन हीट को जो है ना स्टूडेंट्स ये बाहर जाने से प्रिवेंट करता है। ये जो है ना इस हीट को बाहर इजाज़त नहीं देता। और स्टूडेंट्स बाहर वाला जो हीट होता है, बाहर वाला हीट को जो है ना उनको अंदर आने से प्रिवेंट करता है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स बाहर वाला जो हीट होता है उनको जो है ना अंदर आने से प्रिवेंट करता है, और बॉडी के अंदर जो हीट होता है इनको जो है ना बाहर जाने से प्रिवेंट करता है। सो ये जो है ना एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू का काम है। अब स्टूडेंट्स इस स्किन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो है ना हमारे पास हेयर्स है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जो है ना स्टूडेंट्स हेयर्स है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस स्किन के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास हेयर फॉलिकल है। और इस हेयर फॉलिकल के साथ यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक मसल अटैच होता है। ये वाला जो मसल है, इस मसल को जो है ना स्टूडेंट्स एरेक्टर पीली मसल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको एरेक्टर पीली मसल कहते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक ग्लैंड्स मौजूद होता है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्वीट ग्लैंड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको स्वीट ग्लैंड कहते हैं। और इस स्वीट ग्लैंड्स जो है ना स्टूडेंट्स स्वीट पैदा होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस हेयर फॉलिकल के साथ यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स इनको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ऑयल ग्लैंड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्किन का स्ट्रक्चर, कि स्किन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स स्किन को जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि स्किन जो है ना ये किस तरह होम्योस्टेटिक आर्गन है, मतलब ये जो है ना थर्मो रेगुलेशंस में किस तरह इंसान को हेल्प देता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक कोल्ड कंडीशंस है और दूसरा जो है ना वार्म कंडीशन है। सो पहले हम कोल्ड कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स कोल्ड कंडीशंस के दौरान जब कोल्ड कंडीशंस होता है, सो कोल्ड कंडीशंस के दौरान ये जो एरेक्टर पीली मसल है स्टूडेंट्स, ये एरेक्टर पीली मसल जो है ना स्टूडेंट्स ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब एरेक्टर पीली मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास एरेक्टर पीली मसल ये क्या हो जाते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब एरेक्टर पीली मसल ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इनकी इस कंट्रैक्शन की वजह से स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर जो है ना स्टूडेंट्स ये स्टैंड अप हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं,
ये स्टैंड अप हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं एंड हेयर का जो बेस है यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स स्वेलिंग पैदा होता है। जब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स स्वेलिंग पैदा होता है तो इनको जो है ना स्टूडेंट्स गूस बम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको गूस बम्स कहते हैं, बम्स। तो स्टूडेंट्स जब एरेक्टर पीली मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, एरेक्टर पीली मसल की कंट्रैक्शंस की वजह से स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ये स्टैंड अप हो जाते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन के ऊपर जो हेयर का बेस होता है यहाँ पर जो है ना स्वेलिंग पैदा होता है और इस स्वेलिंग को जो है ना स्टूडेंट्स गूस बम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट जब हेयर ये स्टैंड अप हो जाते हैं और गूस बम्स ये बन जाता है तो इस दौरान इस हेयर्स के दरमियान में जो है ना ईयर ट्रैप हो जाता है। जब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ईयर ट्रैप हो जाता है तो इस हेयर्स की स्टैंड अप और गूस बम्स की वजह से यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ब्लैंकेट बन जाता है। ब्लैंकेट किस चीज़ का ब्लैंकेट बन जाता है? वार्म ईयर का, गर्म ईयर का एक ब्लैंकेट सा बन जाता है। और जब यहाँ पर गर्म ईयर का ब्लैंकेट बन जाता है तो स्टूडेंट्स गर्म ईयर का ये ब्लैंकेट जो है ना ये पैर बॉडी में जो हीट होता है इस हीट को बाहर लॉस करने से प्रिवेंट करता है। इन हीट को जो है ना बाहर नहीं छोड़ता और ये हीट जो है ना ये बॉडी के अंदर रहता है और फिर इसी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जो है ना मेंटेन होता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जो है ना कोल्ड कंडीशंस। अब हमारे पास वार्म कंडीशंस। सो वार्म कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? वार्म कंडीशंस के दौरान ये जो स्वीट ग्लैंड है इस स्वीट ग्लैंड में जो है ना स्वीट पैदा होता है और ये स्वीट जो है ना बाहर स्किन से बाहर जो है ना ये रिलीज़ हो जाता है, ये जो है ना बाहर स्किन से निकलता है। जब ये स्वीट जो है ना बाहर बॉडी से या स्किन से निकलता है तो हमें जो है ना स्टूडेंट्स कूलिंग महसूस होता है। और इस स्वीट में जो है ना क्या चीज़ मौजूद होती है स्टूडेंट्स? स्वीट में जो है ना 3 चीज़ें मौजूद होती है। इनमें एक चीज़ हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक में एक चीज़ होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसके साथ साथ इनमें दूसरा चीज़ होता है साल्ट और तीसरा जो है ना स्टूडेंट इनमें एक्सेस वाटर होती है। जो ज़्यादा वाटर होती है वो भी जो है ना इनमें होती है। सो वार्म कंडीशंस के दौरान ये जो स्वीट ग्लैंड है ये स्वीट प्रोड्यूस करता है। जब ये स्वीट जो है ना बॉडी से निकलता है तो हमें जो है ना कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है और इस स्वीट ग्लैंड में क्या होता है? स्वीट ग्लैंड में जो है ना स्टूडेंट्स इनमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, साल्ट होता है और वाटर होता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जो है ना कोल्ड कंडीशन और वार्म कंडीशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना एक एक पॉइंट्स आपने और याद रखना है कि कोल्ड कंडीशन में जो है ना स्टूडेंट्स वेजो कंस्ट्रक्शंस का अमल होता है। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कोल्ड कंडीशन में ये जो ब्लड वेसल होते हैं ये ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो स्किन की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड कम आता है। जब स्किन की तरफ ब्लड कम आता है तो ये ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स ये हीट बरकरार रहता है, ये जो है ना लॉस नहीं होता। और वार्म कंडीशन में गर्म कंडीशन में ये जो वेसल होते हैं ये जो है ना डायलेट हो जाता है, मतलब वेजो डायलेशन का अमल होता है। जब वेजो डायलेशन का अमल होता है तो गर्म कंडीशन में वार्म कंडीशन में स्किन को जो वेसल आ गई है, ब्लड वेसल आ गई है, इनमें बहुत ज़्यादा ब्लड आता है और इनमें जो है ना जो ज़्यादा ब्लड आता है उनमें जो हीट होता है वो हीट जो है ना स्टूडेंट्स स्किन के ज़रिए बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाता है और इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स फिर हमें कूलिंग इफेक्ट ये महसूस होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो ज़्यादा हीट होता है वो लॉस होता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन, वो नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्किन इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन। अब स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पर है किडनी। सो किडनी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स किडनी इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन। किडनी जो है ना ये भी एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। अब स्टूडेंट्स किडनी जो है ना ये कौन सा होम्योस्टेटिक ऑर्गन है इनको जो है ना हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स किडनी ये एक ऐसा होम्योस्टेटिक ऑर्गन है जो कि हमें ऑस्मो रेगुलेशन में मदद देते हैं। सो ऑर्गन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी ये वो ऑर्गन है जो कि ऑस्मो रेगुलेशंस का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कहते हैं? व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर
वाटर और सल्यूट का मिकदार मेंटेन रखा जाता है, सो इस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स किडनी जो है ना ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। इनका पहला फंक्शन है फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ये जो है ना ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिल्टर करता है, ये जो है ना ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता है। और इनका दूसरा फंक्शन है कंट्रोल वाटर सल्यूट बैलेंस इन द बॉडी। ये जो है ना बॉडी में वाटर और सल्यूट का बैलेंस ये कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना इन दोनों फंक्शन को किस तरह परफॉर्म करता है, सो इनको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना किडनी है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जो है ना किडनी है। और इस किडनी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स नेफ्रॉन कहते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना नेफ्रॉन है। और इस नेफ्रॉन को जो है ना स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से उठा लिया है और उनका डायग्राम यहाँ पर जो है ना आप लोगों के लिए बड़ा करके ड्रा किया है ताकि आपको जो है ना स्टूडेंट्स आसानी के साथ समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये हमारे पास नेफ्रॉन है। अब स्टूडेंट्स ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है ना ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। मतलब किडनी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होता है ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। सो इसी वजह से इस नेफ्रॉन को जो है ना स्टूडेंट्स किडनी का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट्स इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट मौजूद है इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस बोमेन कैप्सूल में जो है ना ब्लड की पिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है और इनको जो है ना स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ एक ही ब्लड की पिलरीज को शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर असल में जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड की पिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है और इनको क्या कहते हैं, उनको जो है ना स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इस नेफ्रॉन में जो है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। पीसीटी जो है ना ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का एब्रीवेशन है। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में ये जो पार्ट मौजूद है इनको जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेफ्रॉन जो है ना इस दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। किस तरह परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना ब्लड की पिलरीज है। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास ब्लड की पिलरी है, BC का मतलब है ब्लड की पिलरी। और इस ब्लड की पिलरीज में जो है ना स्टूडेंट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। इनमें क्या चीज़ होता है, इनमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स जब इस ब्लड की पिलरीज में ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ पर इस बोमेन कैप्सूल में आता है तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट इस ग्लोमेरुलस से इस बोमेन कैप्सूल्स के अंदर आता है। ये जो डक्ट है यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट फिल्टर हो जाता है और फिर यही नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना स्टूडेंट्स ये इस नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट से पास हो जाता है। ये जो है ना इस नेफ्रॉन के इस मुख्तलिफ पार्ट से पास हो जाता है और आखिरकार ये कहाँ पर पहुँच जाता है, आखिरकार जो है ना स्टूडेंट्स ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँच जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरिन के साथ शामिल हो जाता है और फिर यूरिन के ज़रिए स्टूडेंट्स ये बॉडी से रिमूव हो जाता है, बॉडी से जो है ना ये एक्सक्रीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब इनका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो है ना बॉडी में वाटर और सल्यूट का बैलेंस भी कंट्रोल करते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास दो कंडीशन है। इनमें पहला कंडीशन ये है कि जब बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। जब बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है
तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स, इस ब्लड में जो ज़्यादा वाटर होता है, ये वाटर जो है ना इस ग्लोमेरुलस या इस ब्लड कैपिलरी से इस बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, और फिर यही वाटर जो है ना स्टूडेंट्स, ये इस नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट से पास हो जाता है और आखिरकार कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से जो है ना स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर ऐसी यूरिन बन जाता है और ये जो है ना बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो स्टूडेंट, जब बॉडी में जो है ना वाटर का कंपोजिशन या वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो फिर इस दौरान जो है ना बॉडी में यूरिन भी ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि इस ज़्यादा वाटर को जो है ना स्टूडेंट्स, ये किडनी जो है ना ज़्यादा मकदार में फ़िल्टर करता है, ज़्यादा मकदार में जो है ना इनको एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है, ताकि बॉडी के अंदर इस वाटर और सॉल्यूट का मकदार ये मेंटेन हो जाए। और इस दौरान जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट जो है ना ये इस ब्लड के अंदर या इस बॉडी के अंदर रिटेन होता है, मतलब ये जो है ना फ़िल्टर या रिमूव नहीं हो जाता। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है हमारे पास कि जब बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो फिर इस वक्त, इस दौरान स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट जो है ना इस ब्लड की कैपिलरी से इस बोमेन कैप्सूल में आ जाता है और फिर इस बोमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन के इस मुख्तलिफ पार्ट से पास हो जाता है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये वाटर जो है ना कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये ज़्यादा सॉल्यूट भी जो है ना इस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच जाता है, और फिर ये सॉल्यूट जो है ना ये यूरिन में शामिल हो जाता है और यूरिन के साथ बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन इस दौरान जब बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इस दौरान जो है ना बॉडी में ये वाटर रिटेन होता है, ब्लड कैपिलरी से जो है ना ये वाटर फिल्टर नहीं हो जाता। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जब ये वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है पहली कंडीशन में और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, तो इस दौरान इस नेफ्रॉन में पहले से जो सॉल्यूट मौजूद होता है, इस सॉल्यूट का जो है ना स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्प्शन अमल होता है, ये वापस जो है ना ब्लड कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और इस सॉल्यूट और वाटर के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स बैलेंस जो है ना ये बराबर हो जाए, ये दोनों जो है ना बैलेंस हो जाए। और जब स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो फिर इस दौरान स्टूडेंट्स इस नेफ्रॉन में जो वाटर मौजूद होता है, ये वाटर जो है ना स्टूडेंट्स इस तीनों पार्ट से, पीसीटी से, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, लूप ऑफ हेनले से, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और इसके साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट से, ये भी जो है ना वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी जो है ना वापस ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जो है ना इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और उनका कंसंट्रेशन इस सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के ज़्यादा बराबर हो जाता है, सेम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना रीएब्जॉर्प्शन का अमल भी होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास किडनी जो है ना ये कौन सा होम्योस्टेटिक आर्गन है और ये जो है ना हमें ऑस्मो रेगुलेशन में या होम्योस्टेसिस में जो है ना किस तरह मदद देते हैं, किस तरह हेल्प देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।